तारीख 19 अप्रैल दिन शनिवार। स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। लोकसभा चुनाव में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है गुजरात का विकास मॉडल। सवाल ये है कि विकास के मायने क्या हैं? गुजरात का विकास, इसी विषय पर अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठ में हुई थी चर्चा। नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैनेज करने वालों ने कुछ यूं गढ़ा है कि वो इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। खुद गुजरात का युवा इस मुद्दे पर क्या सोचता है? उनके मुताबिक क्या विकास का ये मॉडल वास्तव में पूरे देश पे लागू हो सकता है? कल अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ में बीबीसी हैंगआउट में यही था चर्चा का विषय। आज बीबीसी इंडिया बोल में हम आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं, इसलिए उन सभी श्रोताओं से माफी जो इस समय हमें लगातार फोन कर रहे हैं और इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। इस चर्चा का संचालन कर रही हैं स्वाति बख्शी। हमारी कोशिश आज ये जानने की है कि गुजरात का आर्थिक विकास का मॉडल, जिसकी बहुत चर्चा 16वीं लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान हुई और जिसका सपना दिखाकर बदलाव की बात कही जा रही है, वो क्या है और क्या उसे पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। हमारे साथ और जो लोग मौजूद हैं और इस चर्चा में हिस्सा होंगे, उनमें रितिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आर्थिक और सामाजिक मामलों की विशेषज्ञ हैं और दिल्ली IIT में पढ़ाती हैं। गुजरात विद्यापीठ के छात्रों के लिए मैं इस परिचर्चा को खोलूंगी। सबसे पहले किशोर सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य विभाग में पढ़ते हैं और अपनी राय रखना चाहते हैं। किशोर, गुजरात विद्यापीठ से। साथियों, बीबीसी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के युवाओं को एक प्रश्नार्थ में करना चाहता हूं कि वाकई गुजरात का यदि विकास हुआ है तो गुजरात में जो सामाजिक इंजीनियर का जो ध्रुवीकरण होना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि गुजरात गवर्नमेंट के जो भी सर्वेंट है उनमें खास करके पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में अभी जो नए भर्ती हुई LR यानी कि लोक रक्षक, होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस, इन लोगों को मानद वेतन के रूप में जो दिया जाता है वो कितना उचित है। अभी LR की स्थिति देखिए, दूसरे कर्मचारी लोगों की स्थिति देखिए, उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो क्या मानवता के लिए उचित वेतन है? ये सोचने का प्रश्न है। साथियों, मैं जहां तक मानता हूं सोशल वर्क के माध्यम से, तो मेरी राय यह है कि मोदी जी का जो ये पूरा फंडा है, गुजरात का जो विकास हुआ है, पूरे भारतवर्ष में हम लागू कर सकते हैं या नहीं। तो साथियों, मैं स्पष्ट राय यह देना चाहूंगा कि मोदी जी का जो विकास का मॉडल है हम पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो गुजरात की भौगोलिक परिस्थिति है वो कुदरत ने बहुत सारे ढेर संपत्ति यहां पर दी है, इसके कारण इसका विकास हो सकता है। मगर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, जिन वर्गों का विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ है। धन्यवाद जी किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात विद्यापीठ के एक अन्य छात्र अपनी राय देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम श्याम है। जी श्याम, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं और किशोर ने जो कहा कि आप उससे सहमत हैं या नहीं? मेरा कहना यह है कि मैं गुजरात का युवा हूँ, एक छात्र भी हूँ, और मेरी राय यह है कि जो सारी दुनिया और दुनिया को आप रख के साइड में भारत की बात कीजिए तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र है और कई ऐसे राजनीतिक दल है जो कहते हैं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ। एक मुद्दा ये है कि लोग कहते हैं कि गुजरात में पहले से 80 के समय से अच्छी परिस्थिति थी। तो मेरी आपसे ये पूछना है कि अच्छी परिस्थिति होना और ऐसे ही रहने देना चाहिए? क्या गुजरात में कोई काम करना ही नहीं चाहिए? क्या अच्छी परिस्थिति थी तो सिर्फ नर्मदा में ही पानी रहने देना चाहिए? क्या आज साबरमती अहमदाबाद में पानी नहीं आया है? क्या कच्छ में पानी नहीं आया है? एक रण के अंदर गुलाब खिला है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि आदिवासी और बाकी समुदाय की हम जब बात करते हैं तो आज आदिवासी समुदाय की महिला जब गर्भवती होती है तो हॉस्पिटल में उसकी ये प्रसूति नहीं होती। और एक बात यह है कि गुजरात के सरकार पर यह आरोप था, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मेरा ये विचार है कि टाटा यहाँ पर आई और गुजरात की जो जमीनें थे और यहाँ के खेडूत और यहाँ का तबाही मचा दी। ऐसे कहने वाले लोगों से मैं ये कहता हूँ, अगर ये गुजरात में ना आई होती और किसी दूसरे राज्य में गई होती
जिन लोगों के राज्य में उसकी सत्ता है, उन लोगों के राज्य में अगर टाटा गई होती तो वो लोग कहते कि हमने अच्छी सी यहाँ पर इंडस्ट्रीज लाई। एक सोचने जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय काफी विस्तार से यहाँ पर रखी और एक छात्रा हमारे साथ हैं इस वक्त अपनी राय देने के लिए। श्याम ने जो दलीलें दी, क्या आप उनको मानती हैं? मेरा नाम पारुल पटेल है। श्याम के साथ मैं थोड़ी बहुत सहमत हूँ, थोड़ी बहुत सहमत नहीं भी हूँ, क्योंकि दिखता है जो होता है वो सबको दिखता है, और हमारी जनरेशन जो हमें जो देखना चाहिए वो देखे तो वो बहुत बढ़िया बात रहेगी। हम ऐसे विद्यापीठ के स्टूडेंट हैं, हमारे रूटीन में आता है कि हर साल हम 4 दिन के लिए वैसे हर एक जिले के वो ग्रामीण ऐसे ग्रामीण विस्तार में जाते हैं और उनके बीच में रह के उनकी स्थिति और वो उनकी जो जीवन शैली है उनको जानने की हम कोशिश करते हैं। उस दौरान मैंने जो महसूस किया है उसके मुताबिक वहां तक परिवहन की सुविधा यानी रोड पहुंचे है, पर महत्व की बात यह है, जो मेन मुख्य बात है वो ये है कि रोड पहुंच गया, पर क्या उस पे बसेस चलती है? दूसरा कि हम कहते हैं कि गुजरात में लड़कियां सेफ है, बाकी राज्यों की वो के साथ जो हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पे काफी सेफ है, शहरी विस्तार में भी और ग्रामीण विस्तार में भी। पर जब कोई केस होता है, जैसे कि दिल्ली वाला जो केस हुआ, उसके बाद हमने गुजरात के समाचार पत्रों का जो अभ्यास किया, उसमें शायद देश में होते हैं उतनी ही रेट हमें भी दिखाई दिए, यहाँ गुजरात में भी दिखाई दिए, और शहरी और ग्रामीण दोनों ही विस्तार में देखे गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि गुजरात में होता रहता है पर सामने नहीं आता है? बहुत बहुत शुक्रिया पारुल ने जो बात उठाई वो ये कि जब हम विकास की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि सड़क बनी है, तो मसला ये भी है कि उस सड़क ने किन जगहों को जोड़ा है और उसका कितना लाभ उन लोगों को हुआ है जिनको वास्तव में होना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि महिलाएं जो हैं उनकी बात गुजरात के आर्थिक विकास मॉडल में कहाँ ठहरती है। हमारे साथ रितिका खेड़ा दिल्ली से मौजूद हैं। रितिका खुद बड़ौदा की रहने वाली हैं और IIT दिल्ली, जैसे कि मैंने आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहां पर। रितिका, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह का सवाल पारुल ने उठाया और उससे पहले जो राय आई कि अगर अस्पताल बनता है तो क्या उसमें आदिवासी को इलाज की सुविधा नहीं है, विकास के इस मॉडल पर आपकी अपनी राय सबसे पहले बताएं, क्या है? देखिए, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, अभी तो खैर मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुजरात की तुलना तमिलनाडु या केरल जैसे राज्य से करें या कर्नाटक या महाराष्ट्र भी, तो आपको लगेगा कि हाँ, गुजरात और इन राज्यों में कोई खास फर्क नहीं है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किसके साथ तुलना कर रहे हैं। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ करेंगे तो गुजरात आपको जापान या अमेरिका भी लगने लगेगा। हिमाचल ले लीजिए, जो हिमाचल ने किया है वो गुजरात नहीं कर पाया है, और ये बातें आपके जो स्टूडेंट्स अभी बोले हैं उन्होंने ऑलरेडी उजागर की है कि दलितों की क्या हालत है गुजरात में, बाकी पॉपुलेशन की तुलना में लड़कियों की क्या हालत है। आप छत्तीसगढ़ से तुलना कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, सिविल लिबर्टीज के बहुत इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, लेकिन अगर आप वहां का PDS देखें, नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वहां पे बहुत अच्छे से काम किया गया है। एक बिल्कुल टूटा हुआ PDS जहां पर 50% अनाज चोरी हो रहा था, आज वो इस स्थिति में आया कि वहां केवल 10% ही चोरी होती है। और अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात टॉप 5 में हुआ करता था और आज देश में सबसे बदतर में गिनने की उसकी हालत आ गई है PDS के। हाँ, तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस चीज को देखना चाहते हैं और जो आपको पसंद आती है आप उसी चीज को देख लेते हैं। जी रितिका, बहुत अहम ये बात आपने की है। गुजरात विद्यापीठ के एक अन्य छात्र को मैं आमंत्रित करूंगी अपनी राय रखने के लिए। अपना नाम बताएं। मैं भरत मकवाना समाज कार्य विभाग में अभ्यास कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े पोस्टर लगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, इससे माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है। अगर हम नर्मदा जिले की बात करें, वहाँ जहाँ से नर्मदा बंध बंधा है वहाँ के जो किनारे के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मोदी के बारे में जो बात करें तो मोदी जी एक मेरे ख्याल से एक नेतृत्व है जो अपने अहम को पोसता है और हमको कहते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा। हमको गर्व है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बने, लेकिन देश के लिए जो अच्छा हो वो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। सॉरी, मुख्यमंत्री ने देश के बड़ा प्रधान। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षकों को केवल
5,300 वेतन दिया जाता है, वो आज के मोंघवारी में कैसे जी सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। विकास में सामाजिक विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, मानव विकास के संकेतक, उनकी बात क्यों नहीं होती जब विकास की बात होती है, खासकर गुजरात के मामले में। संस्थान की एक अन्य छात्रा हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जल्पा है। जल्पा, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री की बात है, तो गुजरात के विकास के बारे में जो मॉडल दिया गया है, इंडस्ट्रियल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत कृषि की जो हानि हो रही है उसे नहीं देखा जा रहा है। बिल्डिंग्स का निर्माण होने से, औद्योगिक निर्माण होने से निर्माण नहीं होता है, किंतु सभी का विकास होने से, यानी कि लास्ट ह्यूमन से लेके फर्स्ट तक ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी जरिए राष्ट्र निर्माण हो सकता है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। जी जल्पा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा उठाया कि जो औद्योगिक विकास है सिर्फ उसी की बात की जा रही है, और इसी मसले में मैं इंडिया टुडे जो मैगजीन है उसका एक विशेषांक है और उसने भी इसी मसले पर ये रिपोर्ट जो है वो चर्चा करती है, और इस रिपोर्ट का एक अंश ये कहता है कि गुजरात में 3,55,000 जो किसान हैं वो कम हुए हैं पिछले 10 सालों में, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लेबर है, यानी कि जो औद्योगिक मजदूर हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। अगर आप इन दो चीजों को जोड़ दें तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, गांवों से जो शहरों की ओर माइग्रेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो किसी भी राज्य के लिए अपने आप में आने वाले वक्त में एक समस्या पैदा कर सकता है। संस्थान के एक अन्य छात्र को मैं अपनी राय रखने के लिए आमंत्रित करूंगी। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम बालकृष्ण है। बालकृष्ण, बताएं क्या कहना चाहते हैं। गुजरात का विकास, एक बात आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पूरी मोदी मोदी हो रहा है। अगर विकास हुआ है तो बोल लोगों को दिखेगा, बराबर। सोशल मीडिया पे लोग रख के आप वाहवाही नहीं करवा सकते। बहुत अहम बात आपने उठाई है। सिर्फ वही आप बस बोलते जाइए, और 100 बार देखने के बाद तो कोई भी स्वीकार कर लेगा कि विकास हुआ है। अगर आप वॉल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मोदी दिखेगा। ये पॉइंट भी होना चाहिए। बहुत बहुत अहम पॉइंट है आपने जो उठाया। बालकृष्ण, बहुत शुक्रिया। एक और छात्रा को मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी राय रखने के लिए। बताएं आप क्या सोचती हैं गुजरात के आर्थिक विकास मॉडल के बारे में। हाँ, मैं मानती हूँ कि गुजरात का विकास हुआ है। यहाँ फ्लाईओवर हुए हैं, यहाँ रास्ते हुए हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आई है, मगर हम देखते हैं कि गांव का विकास देखेंगे तो गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में आज भी पानी की समस्या वहीं की वहीं है, हमारे रास्ते भी वहीं के वहीं है। हाँ, शहरों में देखते हैं तो बहुत सारे विकास हुए हैं, पर यहाँ शहर के लास्ट के साइड में देखेंगे तो यहाँ भी शहर में भी ऐसे, जैसे कि यहाँ मणिनगर है, ऐसे इलाकों में जो देखते हैं तो विकास है, पर यहीं अहमदाबाद के अगर नारोल के आगे जाएंगे, चंडोला लेक, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ परिस्थिति वैसे की वैसी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो विकास के बारे में जो बातें हो रही है, विकास दिखाने के लिए बहुत है, पर हमारे गांव में आज वहीं के वहीं। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम पुष्पा उपाध्याय। जी शुक्रिया। और आपने अहम बात उठाई कि जो विकास है वो कितना असमान है। बार बार एक बात निकल कर आ रही है, छवि एक बनाने की बात हो रही है, वो किन पर आधारित है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में जो कृषि में विकास दर है वो पिछले 10 सालों से बहुत बढ़िया बनी हुई है, और 2001 से 2009-10 के आंकड़े कहते हैं कि वो 10.97% पर है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की दृष्टि से गुजरात भारत के प्रथम 3 राज्यों में शामिल है। जो बेरोजगारी है उसको जिस तरह से दर्ज किया जाता है, उसके आधार पर गुजरात में बेरोजगारी का जो स्तर है वो सबसे कम है भारत में, 1% दर्ज किया गया है। विद्युतीकरण की जो प्रक्रिया होती है, आंकड़ों के लिहाज से वो गुजरात में पूरा कर लिया गया है लक्ष्य, यानी कि 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है घरों में, वो गुजरात ने अचीव कर लिया है। ये वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर गुजरात के विकास की छवि, जिसके बारे में एक सवाल उठाया गया था अभी कि वो क्या है आखिर, वो ये आंकड़े हैं जिसके आधार पर ये छवि बनी है। लेकिन आंकड़े सिर्फ आंकड़े हैं, उनको वास्तविक जमीन पर परखने की जरूरत है, जो हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ गुजरात विद्यापीठ की एक अन्य छात्रा अपनी बात रखने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कृपा है। गुजरात में जो बढ़ावा हुआ है, गुजरात में जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, तो क्या गुजरात के गांवों में उतना विकास हुआ है जितना शहरों में हुआ है?
आज भी हम लोग जब पदयात्रा के लिए जाते हैं, जो वहाँ पे ऐसे गांव है जहाँ पे कुछ तरह का विकास नहीं हुआ है, वहाँ पे सड़कें भी नहीं बनी है, वहाँ गाँव में सड़कें बनी तो वहाँ तक बसें भी नहीं जा रही है, वहाँ के लोगों का जीवन इतना खराब है कि हम लोग जब देखते हैं तो हमें भी खुद एहसास होता है कि हम अच्छी तरह रह तो रहे हैं, लेकिन क्या गांव में उन लोगों को पूरी सुरक्षा मिल रही है जो हमें मिल रही है, जो शहर के लोगों को मिल रही है? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और एक अन्य छात्र अपनी राय के साथ बताएं, आपका अनुभव भी क्या यही है? मेरा नाम हितांश जैन है। जो डेवलपमेंट की बात है तो यहाँ पर ई गवर्नेंस यानी उससे एक डायरेक्ट पब्लिक टू गवर्नमेंट के बीच में जो एक फासला है वो ई गवर्नेंस के थ्रू कम कर दिया गया है। और जैसे कि बहुत सारी चीजें, एक जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है वो इंस्टीट्यूशनलाइज, यानी उसके अंदर ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है जिसको उन्होंने एक संस्था के प्रारूप दिया है। पहले ऐसा था कि सरकारी बाबू काम नहीं करते, लेकिन अभी ऐसा यहाँ पर गुजरात में तो कम सुनने को मिला। मतलब भ्रष्टाचार कम है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, सरकारी जो लोग होते वो काम नहीं करते। पहले ऐसा था। काम नहीं करना भी एक भ्रष्टाचार है, काम नहीं करना भी एक भ्रष्टाचार है। हाँ, काम नहीं करना, लेकिन आज सब लगे रहते हैं। तब से मैं ये जो मैंने देखा है, समझा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और यही कोशिश है कि विभिन्न जो राय है युवाओं के बीच में वो निकल कर आए। हितांश, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक अन्य छात्र को आमंत्रित करते हैं अपनी राय रखने के लिए। अपना नाम बताएं। राजेश। जी राजेश, कहें आप। मैं रोजगारी के बारे में कहना चाहता हूँ कि रोजगारी के बारे में 2003 में रोजगारी महिलाओं को रोजगारी 20.29% थी और 2013 में 10.03% है, वो भी रोजगारी घट गई है। और हाल में देख रहे हैं हम कि कच्छ में जो सहकारी हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल नरेंद्र मोदी ने अदानी ग्रुप को सौंप दी है और इसमें अदानी ग्रुप है वो चलाते हैं। इसलिए मैं एक कहना चाहता हूँ। विकास, बहुत शुक्रिया। छात्रा हमारे साथ, बताएं आपका नाम। मेरा नाम मौसमी है। सबसे ज्यादा विकास हमें दिख रहा है आर्थिक विकास, जो दिखाई देता है वह विकास है। जैसे कि बिल्डिंग बनी है, मॉल बने हैं, लेकिन उसके पीछे की बात हम देखें, जो गरीब वर्ग है उसका विकास हमें कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए हम जहाँ बाहर जाते हैं तो आर्थिक विकास सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जी मौसमी, आपने कहा कि जब विकास दिखाई देता है तो औद्योगिक विकास दिखाई देता है, रोजगार दिखाई देता है, लेकिन मुझे ये बताएं, खासतौर से महिलाओं के बारे में मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या सुविधा है? एक तरह से हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं महिला का विकास दिखाई देता है, लेकिन जो आदिवासी महिला है उसके बारे में जो सोचा जाए तो वो वहीं की वहीं है। उसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि ये उसको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो महिला की बात करें तो हम शहर में देखते हैं काफी कि महिला को सबसे ज्यादा उसकी बात रखी जाती है इस तरह से। जी बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में समय थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी राय देने के लिए तैयार। अपना नाम आप सबसे पहले हमें बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है और मैं यहाँ जर्नलिज्म कर रहा हूँ। जी कुलदीप, जर्नलिज्म कर रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास की बात समग्र इस इलेक्शन में हो रही है, पर इसकी वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है यहाँ पे। अच्छा। आप देखोगे तो जिस प्राथमिक शिक्षा की बात जहाँ करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। गुजरात में ऐसे कई गांव हैं जहाँ स्कूल है लेकिन उसमें टीचर्स नहीं है। और यहाँ जो शिक्षा का प्रधान है उसमें उस पर भी बहुत सारे लांच के आरोप लगे हुए हैं। इसके बावजूद शिक्षा में यहाँ क्वांटिटी है बट क्वालिटी नहीं है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि आज गुजरात में लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं और गवर्नमेंट में जाना वो पसंद नहीं करते। इसलिए जो मेन विकास का डेवलपमेंट की जहां बात होती है और शिक्षा का ये स्तर होता है तो फिर ये विकास कैसा विकास है, ये एक प्रश्न मैं मेरी ओर से रखना चाहता हूँ। जी कुलदीप, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। हाँ। दूसरे देशों में जो छवि इस पूरी दौरान गई है वो ये है कि गुजरात जो है वो निश्चित तौर पर बहुत ही विकसित राज्य है। 24 घंटे यहाँ लोगों को बिजली पानी मुहैया रहती है और बहुत ही चमकीली एक छवि है।
जमीन पर आप यहाँ पर मतलब वास्तव में आप यहाँ पर रहते हैं, बाकी लोग तो जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से। आप बताएं, बिजली पानी जिसका दावा है वो कितना सच है? बिजली और पानी का जहाँ मेट्रो सिटी की बात करते हैं हम, जितने भी बड़े शहर हैं उसमें मिलती है, नो डाउट। मैं भी उसको कहता हूँ कि मिलती है 24 घंटे बिजली। जैसे कि अहमदाबाद में हम रहते हैं, 1 साल से मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है और पानी भी मिलता है। बट गाँव की स्थिति देखें, जहाँ वास्तविक जहाँ विकास की जरूरत है, वो अभी जो जितना दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। कुलदीप, आपने जैसा कहा कि ये सच है, एक पहलू है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक अन्य छात्र को हम जल्दी से आमंत्रित करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश देसाई है। हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो गुजरात विकास मॉडल बता रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या गुजरात का विकास आखिर हो गया है, तो क्या गुजरात का विकास अब करने की कोई जरूरत ही नहीं रही। ऐसा बार बार लोगों को बता रहे हैं, देश को बता रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। पानी का प्रश्न आप जो सोचेंगे तो उत्तर गुजरात के जो गांव है, जो पछात गांव है, उसमें देखेंगे तो पानी का बहुत सारा प्रश्न है। और एजुकेशन के बारे में आप देखेंगे तो पूरा गुजरात का एजुकेशन प्राइवेटीकरण हो गया है और लोगों को बहुत सारे डोनेशन देने पड़ते हैं एडमिशन के लिए। ये जो विकास नहीं, ये लोगों को भ्रमा रहे हैं। और इसी तरह से आप किसी गांव में जाते तो वहां देखते हैं तो वहां सिर्फ ऐसा ही पता है कि कौन है मोदी, मोदी, सिर्फ, और कुछ बात ही नहीं है। क्योंकि ये सोशल मीडिया से सिर्फ लोगों को ये भ्रमाया जाता है, मोदी मोदी बार बार उसके कानों में ठोस दिया जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ विकास है ही नहीं। और ये जो बहुत शुक्रिया आपके एक और साथी, बहुत जल्दी मैं उनसे कहूंगी कि संक्षेप में अपनी बात रखें। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र है जी। मैं बताना चाहता हूँ कि गुजराती प्रजा व्यापारी प्रजा मानी जाती है, यानी कि होशियार तो यही है। अगर गुजरात का विकास नहीं हुआ है, अगर गुजरात का विकास नहीं हुआ है तो लगातार 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के नहीं आती है। तो अगर आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में शाम को 6 बजे के बाद लड़की निकल नहीं सकती। यहाँ गुजरात में रात को 12 बजे 1 बजे लड़की घूम सकती है। यही विकास की परिभाषा बोलता हूँ। गुजरात विद्यापीठ की एक छात्रा हैं और वो यहाँ पर अपनी बात रखने आई। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सृष्टि राठौड़ है। इससे पहले कि आप अपनी बात कहें, मुझे सवाल पूछना है आपसे। आप रात को 1 बजे बाहर निकल सकती हैं? नहीं, यहाँ पर तो मैं नहीं निकल सकती। अब आप अपनी बात बताएं। क्योंकि अभी मैं छात्रालय में रह रही हूँ, इसलिए नहीं निकल सकती। बताएं क्या कहना चाहती हैं? जी, हम विकास की बात देखें तो अभी हम देख सकते हैं कि शहरों में जो विकास है वो दिखाई देता है। जो वही विकास है वो गाँव में दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। गाँव के पिछवाड़े के लोग तक जो विकास पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच सकता है। इसी बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसका मैं क्या? बहुत शुक्रिया। ऋतिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई है, IIT दिल्ली की शिक्षिका है। ऋतिका, 2 बातें बहुत अहम यहाँ पर उभर कर आई हैं कि लोग अगर बार बार किसी नेता को चुन रहे हैं तो उन्हें कोई उम्मीद तो होगी उससे। दूसरी चीज ये कि आर्थिक विकास और तरक्की, ये 2 जो चीजें हैं, इन्हें शायद समझने की जरूरत है। क्या तरक्की और विकास साथ में संभव है या नहीं? सबसे पहले सवाल के बारे में मैं कहना चाहूंगी, ये जो 3 बार उनकी सरकार बनी है, अगर आप आंकड़े देखें गुजरात के चुनाव के, तो सारे ही इलेक्शंस बहुत क्लोजली कॉन्टेस्टेड रहे हैं। तो उसमें 1-2% का ही फर्क रहा है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बहुत क्लियर बहुमत नहीं है। 2-3 छोटी बातें मैं और कहना चाहूंगी कि अगर आप गुजरात के आंकड़े देखें पिछले 20 सालों में, और इसका मोदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह का मॉडल जो गुजरात में लाया गया है, जो मोदी से पहले का है, उसकी वजह से आर्थिक असमानता बढ़ी है उस राज्य में। दूसरी बात, उसकी वजह से सामाजिक असमानता भी बढ़ी है। जैसे अगर आप देखें कि 8वीं कक्षा पूरी करने वाली लड़कियों की संख्या 90 का दशक देखें तो उसमें गुजरात 7वें नंबर पर था, और 2000 का दशक देखें तो उसमें गुजरात 11वें नंबर पर पहुंच गया। और उसी तरह से अलग अलग हम सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता के देखें तो उसमें भी गुजरात थोड़ा सा पिछड़ने लगा है। वो उस मॉडल के ऊपर एक सवाल है जो सिर्फ इंडस्ट्री, फ्लाईओवर, इमारत को अहमियत दे के लोगों को भूल जाता है। चाहिए क्या? हमें चाहिए एक अलग तरह की राजनीति जो लोगों पे केंद्रित हो, लोगों के मुद्दों पर केंद्रित हो, न कि उनको सरकार इस तरह बेची जाए जैसे साबुन, टूथपेस्ट या चाय बेची जाती है।
कैंपस हैंगआउट श्रृंखला की ये कड़ी आज यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहती हूं। गुजरात विद्यापीठ के सभी छात्रों का